Hi students, my name is Amit Ajmani and I am the proprietor of Amit Ajmani's Academy in Rohini in Delhi. बेटा हम लोग जो है आज फिजिक्स का पहला चैप्टर 10th क्लास का स्टार्टअप करने वाले हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी, राइट. अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है पहले उसको थोड़ा सा हम लोग रिलेट करते हैं बेटा. इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस. चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो उस फ्लो ऑफ चार्जेस को हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. अब इसमें हम इसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, राइट. वैसे नॉर्मली चार्जेस हमारे को पता है दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, एक होते हैं नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज जो है एक पर्टिकुलर एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें होते हैं, और नेगेटिव चार्ज जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन्स, राइट. अब बेटा एक चीज आपको ये थोड़ा सा पता होने चाहिए कि ये जो प्रोटॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पे हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोल रहे हैं, ये कितना चार्ज होता है. कितना चार्ज होता है मतलब एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स. कूलम्स ऐसा यूनिट होती है बेटा चार्ज की, राइट. और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी सेम 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स का चार्ज होता है. बस फर्क ये है कि प्रोटॉन्स के अंदर ये प्लस 1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम है और इलेक्ट्रॉन में ये माइनस है. कई बार बच्चे बेटा कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके कि ये 10 टू द पावर +19 और 10 टू द पावर -19 क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है. ऐसा नहीं है. दोनों ही के केसेस में यहां पे 10 टू द पावर -19 ही रहेगा. जो प्लस माइनस चार्ज होता है वो यहां पे होता है. समझ में आया बेटा. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये या प्रोटॉन्स जो हैं इनके ऊपर जो चार्ज रहता है वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है. प्लस हम लोगों को पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर. मतलब जो प्रोटॉन प्रोटॉन है, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. जबकि जो है जो अनलाइक चार्जेस है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. क्लियर है. अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है बेटा ये दो तरीके की आगे होती है. कौन कौन सी? पहली जो होती है दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी जो होती है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. पहले दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए. हमने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस. अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर चीज से दूसरी पर्टिकुलर चीज तक फ्लो कर रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये चार्जेस फ्लो करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई. लेकिन अगर ये कॉन्स्टेंटली मूव नहीं कर रहे हैं, राइट, तो इन दैट केस उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी को जो मोमेंटरीली प्रोड्यूस हुई थी बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस उसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वेयर द चार्जेस आर नॉट इन कंटिन्यूअस फ्लो और कंटिन्यूअस मोशन, राइट. और अगर ये कंटिन्यूअसली चार्जेस फ्लो करते रहेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब ऑब्वियसली हम अपने घरों के अंदर रिलेट कर सकते हैं कि हम लोगों ने स्विच ऑन किया ट्यूबलाइट का या फैन का या बल्ब का या किसी भी चीज का. अब वो हम लोग बेसिकली स्विच ऑन करके क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन की सप्लाई को वहां भेज रहे हैं बेटा, राइट. अब जब तक स्विच ऑन रहेगा तब तक वो पंखा घूमता रहेगा या वो ट्यूबलाइट ऑन रहेगी, जलती रहेगी. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टेंटली गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर स्विच टू दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. इसीलिए उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट. अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ एक बार तेजी से रब करते हैं. अब जब हम रब करते हैं कई बार ऐसा होता है हम लोग जो है कॉम को ड्राई हेयर में करते हैं तो एक छोटा सा हमारे को चार्ज सा एक इलेक्ट्रिक शॉक सा महसूस होता है. व्हाई? बिकॉज उस रबिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ के ऊपर ट्रांसफर हुए. मोमेंटरीली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से जो है हमारे को वो फीलिंग आती है. बट दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग जो बात करने वाले हैं बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी. ऑलराइट, सो लेट अस कंटिन्यू फर्दर. अब आगे चलने से पहले आपको एक दो चीजें थोड़ी सी और रिलेट करनी है बेटा. कौन कौन सी? पहली चीज आपको जो पता होना चाहिए दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है बेटा, उसके लिए पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि मान लीजिए यहां पे एक पर्टिकुलर जो है एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे जो है इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट हम लोगों को महसूस होता हो. और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है, एक एज्यूम करके चलते हैं हम लोग ए, करेक्ट. एक
यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब एक पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर कहीं पे भी रखा हुआ है, वो कहीं पे भी हो सकता है, दूसरे रूम में या फिर दूसरे घर में या फिर दूसरी स्टेट में या दूसरे कॉन्टिनेंट में, राइट। अब हम लोगों को क्या करना है, हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जहां पे भी ये रखा हुआ है वहां से लेके आएंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अपने ए पॉइंट के ऊपर। और इस पर्टिकुलर चार्ज को यहां लाने के लिए हमारे को कुछ वर्क डन करना पड़ता है। उसी वर्क डन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले मैं इसको जब डिफाइन करूंगा तो वो समझिए, उसके बाद थोड़ा सा और रिलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो हमने यहां पे भी लिया था, ए, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हम लोग कितना काम कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, किस चीज के लिए हमें काम करना पड़ रहा है, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम लोग जो हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब कहीं से भी, टू दैट पॉइंट, विच पॉइंट, ए, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया है। अब इसको दोबारा समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है जिसमें हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी में कहीं से भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरी चीज जो मेन हमारे काम की है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हमारे को सिर्फ डेफिनेशन से मतलब है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, इसको ध्यान से आपको समझना है क्योंकि ये हम आगे चैप्टर के अंदर यूज करने वाले हैं। सेम कंसेप्ट है हमारा कि हम लोगों ने एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, राइट। अब हमें क्या करना है, एक वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है और उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। उस वर्क डन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पहले इसको डिफाइन करते हैं फिर डेफिनेशन को आराम से समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अब ये दो पॉइंट्स के बीच में है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने दो पॉइंट्स ले लिए, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हम लोग जो है कितना वर्क डन कर रहे हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग। वंस अगेन ऊपर जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन थी बेटा, सारी लगभग सेम चल रही है। इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अब थोड़ा सा चेंज किया आ गया, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ऊपर वाली डेफिनेशन में क्या था, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब डिफरेंशिएट कीजिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाल रहे हैं हम लोग। वहां पे भी अमाउंट ऑफ वर्क डन था इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वहां पे था इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आना जिस एक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, और यहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के वर्क डन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ? इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज के नाम से भी बुलाते हैं। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होती है, दैट इज वोल्ट्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V के साथ, राइट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये डेफिनेशन एक बार दोबारा समझ लीजिए बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो हम काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना चाह रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। उसके लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। और ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज की SI यूनिट इज वोल्ट्स। करेक्ट, समझ में आया बेटा? गुड। अब वोल्ट्स को अगर हमसे पूछा जाता है डिफाइन वोल्ट्स, तो हम वोल्ट्स को क्या बोलेंगे, वोल्ट्स इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका बेटा एक फॉर्मूला हमारे को करना है।
पोटेंशियल डिफरेंस को या फिर वोल्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो कितना काम हमने किया और कितना चार्ज हमने मूव करा, ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। वर्क डन इज WD रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से, राइट। तो वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी एसआई यूनिट बेसिकली क्या थी बेटा? वोल्ट्स। वर्क डन की एसआई यूनिट होती है जूल्स, और चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्स। वोल्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से, जूल्स को कैपिटल J से, और कूलम्स को कैपिटल C से, राइट। तो हम लोग वोल्ट्स को अगर रिलेट करें तो वोल्ट किसके इक्वल है? वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम। अब बेटा यहां पे एक क्वेश्चन और आता है आपको, दैट इज आपको बोला जाएगा डिफाइन 1 वोल्ट। ऊपर क्या था? डिफाइन वोल्ट। अब जब डिफाइन वोल्ट आया था तो हमने बोला था इट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन बेटा जब भी किसी एक ऐसा यूनिट के साथ 1 लगा दिया जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट, अब हम उसको जो है डिफाइन करते हैं फॉर्मूले के बेस पे। हम कैसे डिफाइन करेंगे? यहां से रिलेट करिए। हम कहेंगे कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving 1 coulomb of charge from one point to another in an electric field. I repeat, 1 वोल्ट क्या होगा? 1 वोल्ट जो है उतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसमें हमें 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, राइट। तो डिफाइन वोल्ट अलग डेफिनेशन है, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और डिफाइन 1 वोल्ट अलग डेफिनेशन हो गई कि 1 वोल्ट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया बेटा? तो ये है हमारा थोड़ा सा अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने यहां पे बोला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। तो बेटा यहां पे हमें 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, इस फॉर्मूले में 1, 2 और ये 3 चीजें हमें दे रखी हैं। इन 3 में से अगर क्वेश्चन में हमें कोई 2 दे दी जाए, हम तीसरी इजिली निकाल सकते हैं एसआई यूनिट के साथ में, राइट। फॉर एग्जाम्पल केस लेके चल रहे हैं, हमें बोला जाएगा कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस इफ 10 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 2 कूलम ऑफ चार्ज। तो हमें वर्क डन गिवन है 10 जूल, चार्ज दे रखा है 2 कूलम, सीधा सीधा हम पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में डालेंगे, यहां से काट के हमारा आंसर आ गया 5 क्या? वोल्ट्स, राइट। बेटा हमेशा जो है यूनिट जरूर लिखते हैं हम लोग आंसर्स के अंदर, ये ध्यान रखना है, करेक्ट। फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप, आपको बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस जो है द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट्स, हमें दे रखा होगा चार्ज जो है दैट इज 2 कूलम्स, कैलकुलेट द वर्क डन। अब हमें वर्क डन निकालना है। सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है, चार्ज हमें गिवन है, वर्क डन निकाल सकते हैं। आंसर किसमें आएगा? जूल्स में, राइट। तो इसमें से कोई भी 2 चीजें दे दी जाए, तीसरी हम फॉर्मूले में डाल के निकाल सकते हैं। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन जो इसके अंदर आता है बेसिकली बेटा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट constitute 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब इस क्वेश्चन का पहले बेटा मतलब समझिए। मतलब क्या कह रहा है? हमें बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जब मिलेंगे तो उनका टोटल चार्ज होगा 1 कूलम। अब हम इसको आंसर को कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन क्या है इसका कि वी नो दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, राइट। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतने कूलम का चार्ज है तो एक कूलम के चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? यूनिटरी मेथड, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होंगे। अब इस 10⁻⁻19 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ये हमारा 10⁻, यहां पे -19 की जगह आ गया +19 डिवाइडेड बाय 1.6।
इज इक्वल टू 1 कूलम, डेसिमल हटाइए, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करिए, हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज आवर आंसर। कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे तो इन सब का मिलके जो चार्ज होगा दैट विल बी 1 कूलम चार्ज। बेटा समझ में आ गया? करेक्ट। ये क्वेश्चन 2 नंबर का काफी बार आता है। ये हमारा थोड़ा सा अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की हमने बात करी है बेटा, एक क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल सा भी आ जाएगा आपको कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है A विच इज एट अ पोटेंशियल ऑफ 15 वोल्ट्स, एक पॉइंट है B विच इज एट अ हायर पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट्स, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी आपको 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल्स दे रखे हों और आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सीधा हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू कर दीजिए, दैट इज 20 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 5 वोल्ट, दैट इज आवर सिंपल आंसर। राइट, बहुत रेयर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इट्स वेरी सिंपल, गॉट इट। बट यू शुड नो कि अगर पोटेंशियल आपको दे रखे हैं 2 पॉइंट्स के, तो इन दैट केस हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। क्लियर है? अनदर थिंग बेटा, किसी 2 पॉइंट्स के बीच में एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, यानी कि एक कोई भी पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, दूसरा कोई भी पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा, तब तक उनमें करंट फ्लो करेगा। सो करंट को फ्लो करने के लिए 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो अब दोनों सेम ही पोटेंशियल पे हैं, करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? उसका एक सिंपल सा रीजन है। क्या? हम लोगों को बेसिकली ये पता है कि कोई भी चीज जो फ्लो करती है दैट इज फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल, मतलब जहां पे वो चीज ज्यादा है वहां से वो फ्लो करेगी जहां पे वो चीज कम है। कब तक? जब तक ये दोनों टर्मिनल बराबर नहीं हो जाते। जब ये दोनों टर्मिनल बराबर हो जाएंगे तो चाहे वो फ्लो ऑफ चार्ज हो, चाहे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे वो ट्रांसफर ऑफ एनीथिंग हो, दैट विल स्टॉप, वो स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ? क्लियर है? सो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। गॉट इट? अब थोड़ा सा बात करते हैं बेटा हम लोग करंट के बारे में। करंट, अब करंट बेसिकली क्या है? नॉर्मली करंट हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं जी, बिजली है, करंट है, पंखे में करंट आ रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज करंट? करंट का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, कितने टाइम के अंदर, कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किसी एक सब्सटेंस में से, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली करंट। करंट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल आई से, और करंट की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज एम्पियर्स। एम्पियर, कैपिटल ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एक छोटी यूनिट भी होती है दैट इज मिली एम्पियर। अब ये जो मिली एम्पियर है उसके अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम और कैपिटल ए से, दिस इज मिली एम्पियर, राइट। और 1 मिली एम्पियर जो है दैट इज इक्वल टू 1/1000 एम्पियर्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 एम्पियर के अंदर देयर आर 1000 मिली एम्पियर्स, करेक्ट। अभी फिलहाल हमें याद रखना है कि ऐसा यूनिट जो है दैट इज करंट की एम्पियर्स, राइट। अब करंट को जब हम करंट का फॉर्मूला रिलेट करते हैं तो करंट को हम बोलते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज, कितना चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव्ड पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में किसी सब्सटेंस, किसी वायर, किसी भी चीज में से कितना चार्ज फ्लो करके जा रहा है, दैट इज नोन एज करंट। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से, और टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है करंट का। करंट की ऐसा यूनिट अभी हम लोगों ने देखी दैट वाज एम्पियर्स, चार्ज की ऐसा यूनिट पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं दैट इज कूलम्स, और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड्स, वी ऑल नो। एम्पियर स्मॉल ए, कूलम कैपिटल सी, सेकेंड्स स्मॉल एस, ये है हमारा एम्पियर्स। अब सेम बेटा नंबर 1 हमारे को बोला जाएगा डिफाइन एम्पियर। अगर अब हमसे बोला जाता है एम्पियर को डिफाइन करिए तो हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टली एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट,
लेकिन अगर हमें बोला जाता है डिफाइन 1 एम्पियर, अब एम्पियर के साथ 1 लग गया, जैसे पीछे हमने पढ़ा था डिफाइन वोल्ट एंड डिफाइन 1 वोल्ट, दोनों अलग अलग चीजें थी, ऐसे ही डिफाइन एम्पियर एंड डिफाइन 1 एम्पियर। अब जब ये 1 एम्पियर आ गया, अब इसकी डेफिनेशन को बेटा हम थोड़ा सा चेंज करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। कैसे? हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर जो है, 1 एम्पियर विल बी द करंट, वो करंट होगा कब? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर वायर या कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकेंड के हिसाब से, तो जो करंट होगा दैट विल बी 1 एम्पियर। समझ में आ गया बेटा? तो ये है हमारा सो कॉल्ड करंट। अब यहां पे भी हमने देखा फॉर्मूले के अंदर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। 3 चीजें, 3 में से कोई भी 2 अगर हमें दे रखी होंगी तो उसको बेस बना के हम लोग तीसरी चीज निकाल सकते हैं। ध्यान क्या रखना है बेटा? SI यूनिट्स, राइट। अब SI यूनिट के अंदर यहां क्वेश्चन में खास तौर पे वो टाइम को चेंज करेगा, वो आपको बोलेगा अ चार्ज ऑफ 100 कूलम फ्लोज थ्रू अ वायर इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में अगर वो फ्लो कर रहा है, कैलकुलेट द करंट। तो हमें ये ध्यान रखना है सबसे पहले SI यूनिट्स का, मिनट्स जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? सेकेंड्स के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 60 करके। उसके बाद हम लोग टाइम की वैल्यू, टी की वैल्यू फॉर्मूले में डालेंगे और आंसर निकालेंगे। और जो भी हमारा आंसर आएगा, हम करंट निकाल रहे हैं, आंसर विल बी इन एम्पियर्स। समझ में आया बच्चे? राइट। तो ये हमारा करंट। फाइन। अब एक चीज ध्यान देनी है बेटा, थोड़ा सा अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, पूरी तरह भी रिलेट नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ लिखने और समझने के लिए भी रिलेट कर लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके लिए मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर, राइट। और करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम कहते हैं एममीटर। एम मतलब एम्पियर्स, मीटर मतलब मेजर करने वाला, वोल्ट उसकी SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की, मीटर मतलब मेजर करने वाला। तो वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी एक सर्किट के अंदर। एममीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। अब ये तो एज इट इज सिंपल सी चीज है जो आपको रिलेट करनी है, लर्न करनी है। अब इसके बाद का जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो आपको अभी फिलहाल समझ में नहीं आएंगे दोनों पॉइंट्स, सिर्फ क्योंकि टॉपिक अभी कर रहे हैं, इसको बाद में हम डिटेल में समझेंगे, इसलिए मैं लिख रहा हूं अभी बताने के लिए, पर पूरी तरह बेटा आपको क्लियर नहीं होगा ये, जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। विल गेट बैक टू इट, डोंट वरी। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये हमेशा इट इज वोल्ट मीटर जो होता है दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये पैरेलल में कनेक्ट होता है किसी भी सर्किट के अंदर, जबकि जो एममीटर होता है दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये पैरेलल क्या है, सीरीज क्या है, ये पहले हम टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस देखेंगे, उसके बाद हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा, राइट। दूसरी चीज, जो वोल्ट मीटर होता है इसका हमेशा जो है इट हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। और एममीटर का जो होता है इसका वेरी लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हमें ये समझ में नहीं आएगा। तो जस्ट फॉर द टाइम बीइंग इनको रिलेट करना है आपको एममीटर और वोल्ट मीटर के अंदर, कि वो कैसे कनेक्टेड होते हैं और उनका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए। आफ्टर डूइंग द टॉपिक्स यू विल बी वेरी वेल बी एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर वी हैव रिटन हियर। क्लियर? इसके ऊपर हम बाद में दोबारा आएंगे बेटा आफ्टर 1 क्लास। तो ये थे हमारे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, दैट इज ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ क्या है, बड़े ध्यान से इसको सीखिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एग्जाम के अंदर इसको स्टेट करना बहुत बार आता है। अब ओम्स लॉ को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो क्या कहता है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के चलें तो द करंट, जो भी करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
इट्स एंड्स। अब इसको पहले बेटा मतलब समझिए। इसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड आया है। दो चीजें होती है बेटा, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। काफी लोग जानते होंगे, एक बार मैं फिर भी बता देता हूं। अगर मैं कहता हूं कि ए और बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करता हूं? मैं उनको रिप्रेजेंट ऐसे करता हूं कि ए और बी के बीच में ये अल्फा का साइन बनाऊंगा, राइट? ये दोनों न्यूमरेटर में है, या फिर 1/a और 1/b को अल्फा का साइन बनाऊंगा। इन दोनों का मतलब होता है कि a और b जो है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब a में और b में एक डायरेक्ट रिलेशन है बेटा, राइट? इस अल्फा साइन के बीच में लगने से अगर ये दोनों न्यूमरेटर या दोनों डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो उसी प्रोपोर्शन का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा दूसरी चीज के ऊपर, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर b बढ़ेगा, डबल हो जाएगा, तो a भी डबल हो जाएगा, राइट? और अगर b कम होगा, हाफ होगा, a भी उसी प्रोपोर्शन में कम होगा। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरा होता है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन अल्फा ही रहेगा, लेकिन a अगर न्यूमरेटर में है तो b डिनोमिनेटर में आ जाएगा, या a डिनोमिनेटर में है तो b न्यूमरेटर में आ जाएगा। और अगर बीच में ये अल्फा का साइन लगा हुआ है तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, या a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। अब इसका मतलब क्या है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में ये आपस में इफेक्टेड होंगे। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो जाएगी, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी। अब ये चीज हम यहां रिलेट करते हैं कि ओम्स लॉ ने क्या बोला। ओम्स लॉ ने बोला कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो जो करंट है किसी भी एक वायर के अंदर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा उतना करंट कम हो जाएगा। समझ में आया बेटा, राइट? ये है हमारा सो कॉल्ड ओम्स लॉ। अब एक और चीज समझिए बेटा, कभी भी अगर ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हमें कन्वर्ट करना है इज इक्वल टू में, जैसे v और i के बीच में साइन था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब हम लगाना चाहते हैं इज इक्वल टू, तो हमें जो है एक साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ता है विद अ कांस्टेंट, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू। और इस केस के अंदर, ये कांस्टेंट हर केस में अलग अलग होते हैं, इस केस के अंदर जो कांस्टेंट है वो बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं r से। तो ओम्स लॉ को अगर हम लोग इक्वल टू के टर्म्स में बोले तो v इज इक्वल टू आई आर, वेयर v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट्स, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V। इसको हम कैपिटल V के साथ जो है रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? I जो है वो हमारे को पता है वो क्या है? द करंट। इसकी ऐसा यूनिट जो होती है दैट इज एम्पियर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। और ये जो R है, वेरी इंपॉर्टेंटली ये एक कांस्टेंट है, कॉल्ड, इसका एक नाम रखा गया है, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये रेजिस्टेंस कहलाता है बेटा, राइट? अब ये जो R है वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी एक ऐसा यूनिट होती है, और वो ऐसा यूनिट जो है इसकी वो क्या है? दैट इज ओम्स। और इस ओम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके के एक अल्फाबेट से, जिस अल्फाबेट को बोला जाता है ओमेगा। तो रेजिस्टेंस R, इट इज अ कांस्टेंट जिसकी ऐसा यूनिट इज ओम्स, या ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये है बेसिकली बेटा हमारा ओम्स लॉ। दिस इज V इज इक्वल टू आई आर। अब ये जो हमने V इज इक्वल टू आई आर बोला है, इस V इज इक्वल टू आई आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब यहां पे आपने ध्यान क्या दिया कि अगर मैं देखूं R और V को, ये दोनों इज इक्वल टू के साइन के साथ बेटा न्यूमरेटर में है, इसका सिंपल मतलब होता है कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट? और वेरी इंपॉर्टेंटली R और I जो है वो 1 अपॉन I है, डिनोमिनेटर में है I, R जो है न्यूमरेटर के अंदर है।
तो R और I यानी कि रेजिस्टेंस और करंट जो है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस वायर में करंट उतना कम फ्लो करेगा, जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। ये हम डिटेल में आगे भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे बेटा, राइट। तो सिर्फ अभी आपको ध्यान रखना है, पहला ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट, R इज द रेजिस्टेंस कांस्टेंट। R जो है V के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R I यानी कि करंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और R यानी कि रेजिस्टेंस की हमारी ऐसा यूनिट होती है ओम्स, रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। क्लियर है बेटा? ये है हमारा सो कॉल्ड ओम्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेट करना है, ध्यान देना है बच्चे, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए, व्हाट एग्जैक्टली इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हमने कैसे डिफाइन किया, उसके बाद V इज इक्वल टू आई आर, ये हम कैसे लेके आए, V क्या है, I क्या है, R क्या है, इनकी SI यूनिट्स किस किस तरीके से है, और ये कैसे एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है, V, I और R। क्लियर? अब ओम्स लॉ में हमने देखा V और I आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, राइट। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एक V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं, राइट, इसको VI में ऐसे भी लिख सकता हूं, या यहां पे अगर आप I लिख लें और यहां भी लिख लें, एक ही बात है, एक जगह V, एक जगह एक एक्सिस के ऊपर I आएगा। जब भी मैं V और I के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, हमेशा दैट ग्राफ विल ऑलवेज फेच मी अ स्ट्रेट लाइन। दिस स्ट्रेट लाइन वेरीफाइज ओम्स लॉ। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है बेटा, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जिस प्रपोर्शन में एक एक्सिस बढ़ेगी उसी प्रपोर्शन में दूसरी एक्सिस की वैल्यू भी बढ़ रही है। दिस स्ट्रेट लाइन शोज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन बिटवीन V एंड I एंड दस इट सेटिस्फाइज ओम्स लॉ। तो अगर आपको ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली सेटअप करके सेटिस्फाई करना है तो सिंपल हम लोग कैसे करेंगे, एक सर्किट ले लीजिए जिसमें एक वोल्ट मीटर, एक एमोमीटर मेजर करने के लिए कनेक्ट कर दीजिए, एक पर्टिकुलर रीडिंग लीजिए स्विच ऑन करके, ऐसे ही करके 4-5 रीडिंग लीजिए। अब हमने V की रीडिंग ले ली, ये 3-4 रीडिंग्स हैं, I की रीडिंग हम लोगों ने ले ली, 3-4 हैं। अब R जो है हमने बोला R वॉज इक्वल टू V अपॉन I, तो इनका R एक कांस्टेंट वैल्यू है, V अपॉन I निकाल लीजिए, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस। ये 4 वैल्यूज जो हैं आप निकाल लीजिए। इन 4 वैल्यूज की नंबर 1 R जो है इट शुड बी 1 आंसर, मतलब फिक्स्ड आंसर होना चाहिए। प्लस इन 4 वैल्यूज को लेके V और I की जो आपने वोल्ट मीटर एमामीटर के अंदर आपने मेजर करी है, आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इट हैज टू बी, इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, देयर इज सम एरर दैट यू हैव डन इन डूइंग दिस या इन परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट। करेक्ट? ये आपको प्रैक्टिकल्स में भी स्कूल में कराया जाएगा बेटा, V और I की वैल्यूज लेके एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ, ग्राफ बना के स्ट्रेट लाइन 4-5 रीडिंग्स लेके। क्लियर है? प्लस इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन भी आता है, आपको बोला जाएगा कि एक स्टूडेंट है A, इसने जो है V और I की अलग अलग वैल्यूज ली हैं। आपको 5 वैल्यूज V की, 5 वैल्यूज I की दे दी जाएंगी। आपको पूछा जाएगा विच वैल्यू इज इनकरेक्ट, राइट। अब वो इनकरेक्ट वैल्यू, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे यहां पे हमने ली 20, ये ले ली 10, ये ले ली हम लोगों ने 40, ये ले ली 20, ये ले ली हम लोगों ने 60, ये ले ली 30, ये हम लोगों ने ले ली 80, ये ले ली 40, और यहां पे ले ली हमने 100, और यहां ले लिया हमने 60, राइट। अब हमें क्या करना है, ये बताना है इसकी कौन सी रीडिंग गलत है। कैसे करेंगे, R निकाल लीजिए बेटा। R इज इक्वल टू V अपॉन I है, तो 20 अपॉन 10, आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 ओम्स। यहां पे दूसरी रीडिंग V अपॉन I, आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 ओम्स, हैज टू बी कांस्टेंट। तीसरा आंसर क्या आ गया, 2 ओम्स। चौथा आंसर क्या आ गया, 2 ओम्स। पांचवा आंसर नहीं आ रहा है 2 ओम्स, इट इज 10 अपॉन 6। इसका मतलब ये रीडिंग उसकी गलत है। या तो यहां 120 आए तो 60 इंटू 2 करके हम 120 करें, या फिर अगर ये हमारा 100 है तो इन दैट केस नीचे 60 की बजाय 50 आए, ताकि हमारा आंसर आए 2, क्योंकि वो 2 ही आना चाहिए, बिकॉज इट इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू। समझ में आया बेटा? ये है हमारा ओम्स लॉ, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? गुड। अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं वंस अगेन
वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट होगा बेटा। सबसे पहली चीज हम लोगों ने बोला कि एक पर्टिकुलर वायर के अंदर चार्जेस या करंट फ्लो कर रहा है, राइट। अब ये जो चार्ज या ये जो करंट फ्लो करते हैं, इन करंट की हम लोग डायरेक्शन पहले रिलेट करते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी थी कि कोई भी चीज हायर टर्मिनल से फ्लो करती है लोअर टर्मिनल की तरफ, राइट। अब कन्वेंशनली अगर हम लोग देखें, ट्रेडिशनली अगर हम लोग देखें, तो हम लोगों का माइंडसेट ऐसा था कि हायर टर्मिनल मींस ये एक पॉजिटिविटी है और लोअर टर्मिनल मींस ये एक नेगेटिविटी है। तो हम लोग कन्वेंशनली अगर लेके चले तो इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है उसकी जो हम डायरेक्शन लेके चला करते थे वो चला करते थे फ्रॉम कहां से, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये हम लोग जो है एक कन्वेंशनल रिलेट किया करते थे। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने पूरा सेटअप बनाया, पूरा एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी के अंदर, हम लोगों ने स्टडी करा, तो हमने देखा कि एक्चुअल जो करंट है दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा फ्लो करने चाहिए फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, राइट, फाइन। तो अब यहां पे बेटा ये दो अलग अलग चीजें आ गई, कौन कौन सी, कि अगर हम कन्वेंशनल वर्ड यूज कर रहे हैं, राइट, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन हम आज भी पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लेके चलते हैं, क्योंकि कन्वेंशनली ट्रेडिशनली वो चलता आ रहा है। लेकिन हम करंट और इलेक्ट्रिसिटी की बात ना करके अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो उल्टा चलते हैं बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब एक सिंपल सी बात आती है कि जी सर, अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव टू टर्मिनल है और करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट की डायरेक्शन भी बॉस नेगेटिव टू पॉजिटिव ही लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए जी। बट ट्रेडिशनली और कन्वेंशनली जो हम फॉलो करते आए, हम आज भी उसको फॉलो करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है जी। तो ये हमारी जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डायरेक्शन ऑफ करंट है। फाइन। अब करंट जो है वो एक टर्मिनल ए से दूसरे टर्मिनल बी को अगर हम कनेक्ट करते हैं कनेक्टिंग वायर के साथ में, तो वो फ्लो करेगा, राइट। अब ये कब तक फ्लो करेगा? जब तक इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, टर्मिनल ए के अंदर 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स हैं और टर्मिनल बी के ऊपर 10,000 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अगर हम एक वायर से कनेक्ट कर दें दो टर्मिनल, तो ये जब तक इलेक्ट्रॉन्स यहां एक टर्मिनल पे ज्यादा हैं, तब तक ये दूसरे टर्मिनल पे फ्लो करते हुए जाते रहेंगे। कब तक जाएंगे? जब तक ये दोनों टर्मिनल सेम ना हो जाए। और जब ये दोनों टर्मिनल सेम हो जाएंगे, यानी कि यहां पे भी 55,000 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहां पे भी 55,000 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उस टाइम पे ये फ्लो रुक जाएगा। तो अगर हम लोग एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, अगर हम लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लगातार फ्लो करते हुए चले, तो इन दैट केस हम लोगों को क्या करना होगा? ये टर्मिनल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये मेंटेन करके चलना पड़ेगा, राइट। और उसके लिए हम क्या करेंगे? हम लोग जो है अगर यहां से इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई कर दें, राइट, हम इस टर्मिनल को कभी इक्वल होने ही ना दें, तो इन दैट केस ये फ्लो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। क्लियर? ये सारी चीजें भी डिटेल्स में हम आगे और पढ़ेंगे। तो आज हम क्लास के अंदर यहीं तक कर रहे हैं बेटा। एक बार पिछला सारा ये आपको रिव्यू करना है, व्हाट ऑल वी हैव डन। We have started up with electricity. उसके बाद we talked about current and static. We talked about charges. Then electric potential, potential difference, voltage, the formula, a few numericals based on this, volt and 1 volt की definition. Then we talked about current. करंट क्या है? करंट की डेफिनेशन, करंट का फॉर्मूला, प्लस एम्पियर ऐसा यूनिट, एम्पियर और 1 एम्पियर डिफाइन करना। देन वी टॉक्ड अबाउट अ फ्यू न्यूमेरिकल्स एंड एमोमीटर एंड वोल्ट मीटर। उसके बाद हमने वेरी इंपॉर्टेंट बात करी ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करके लेके आए, V = IR। और उसके बाद जो है हम लोगों ने कुछ एक इसके ग्राफिकल और एक्सपेरिमेंटल किया। देन वी टॉक्ड अबाउट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड वी टॉक्ड अबाउट द कन्वेंशनल वे एंड हाउ टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑर्डर टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। आई होप कि जो भी मैंने आपको ये पढ़ाया और समझाया है वो आपको सब समझ में आया होगा। बट बेटा इसको साथ के साथ यू नीड टू प्रैक्टिस, ओनली देन यू विल बी एबल टू रिलेट एंड रिकॉल देम।
with the next topic. I'll definitely join you in my second video lecture. Thanks for watching. Have a nice day. Take care, beta.